हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू ज्योग्राफी वर्ल्ड में स्वागत है। आज आप सभी को पीजीटी भूगोल के पुराने प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं जो 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम 15 जून 2016 को हुआ था। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पेंग के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है। पेंग के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो इंड्रम्फ कहा जाता है। पेंग ने अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में इंड्रम्फ का उल्लेख किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो नील नदी दोस्तों ये चापाकार डेल्टा बनाती है। नील नदी और गंगा नदी चापाकार डेल्टा बनाती हैं। तो इसका ए उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, उसे कहते हैं। कौन सी हवा है ये? ठंडी हवा है और ये कहाँ बहती है? तो रोन घाटी में बहती है। तो बताना है दोस्तों ये कौन सी हवा होगी? तो ये हवा दोस्तों मिस्ट्रल हवा होती है, जो ठंडी भी होती है और रोन घाटी में नीचे की ओर बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। तो इसे बताना है कौन सा सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक भाग जो होता है वो लघु तरंगों का होता है। सौर ऊर्जा में सर्वाधिक भाग लघु तरंगों का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है ये, उपसौर की स्थिति होती है। देखिए यहाँ पे कहा है उपसौर की स्थिति होती है। तो ये कब होती है? यह 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगर वहीं उपसौर पूछा होता, उपसौर तब यह होता 3 जनवरी को। अगर अप है, देखिए यहाँ पे अप लिखा है, तो अप माने बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, 4 जुलाई को होगा। और उप है, उप मीन छोटे में, तो यह 3 जनवरी को होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य है? जो ओजोन गैस पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? पहले सबसे पहले कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो बताना है इसमें कि ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में, समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिवहनिक व्युत्क्रमण। अभिवहनिक व्युत्क्रमण होता है। बताना है ये किसके द्वारा होता है? उच्च धरातल पर वायु के संपीड़न से, चक्रवात से, मेघाच्छादित आकाश से। तो जो अभिवहनीय व्युत्क्रमण होता है ये चक्रवात के द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका सी उत्तर सही होगा। चक्रवात के समय होता है अभिवहनिक व्युत्क्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सांता आना कैलिफोर्निया में ये सही है। सांता आना कैलिफोर्निया में क्या है? ये सही है। फोन स्विट्ज़रलैंड में ये भी सही है। मिस्ट्रल फ्रांस में ये भी सही है। खमसिन जो है दोस्तों ये इसका उत्तर सही सुमेलित नहीं है। खमसिन मिस्र में होता है। ठीक है, तो ये खमसिन सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ये बता रहे हैं कि कौन सा बादल है जो तीव्र वर्षा करता है, तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो उस बादल का क्या नाम है दोस्तों? कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ जो होता है वो सबसे तीव्र वर्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का। बादलों की दिशा एवं गति का, इसका बी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विली विली किस प्रकार के तूफान हैं? जो विली विली तूफान है ये किस प्रकार के तूफान है? तो विली विली तूफान जो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं। कौन से तूफान होते हैं ये? उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं विली विली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीन में सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आते हैं? सबसे पहले कि टाइफून जो आता है दोस्तों, ये चक्रवात यह चीन और जापान में आता है। तो बताना है ये जो टाइफून चक्रवात है ये किस महीने में आते हैं? तो ये आते हैं जुलाई से नवंबर के महीने में। जुलाई से नवंबर के महीने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीखता साठा। चीखता साठा किस तत्व का बोधक है? चीखता साठा किस तत्व का बोधक है? तो दोस्तों यह है उच्च वेगीय पवन का। उच्च वेगीय पवन का जो दक्षिणी गोलार्ध में बहते हैं। उच्च वेगीय पवन दक्षिणी गोलार्ध में बहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा नहीं होगा? ये आर्गन इसमें ग्रीन हाउस गैस में नहीं आएगा। ग्रीन हाउस गैस को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं दोस्तों। अगर इस ट्रिक को आपने याद कर लिया या जान लिया तो आप ग्रीन हाउस गैस को कभी गलत नहीं करेंगे। तो इस ट्रिक को जानते हैं दोस्तों। ट्रिक है ये, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से देखिए दोस्तों, ओ से ओजोन गैस, मी से मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जलवाष्प। तो कौन कौन से गैस हुए जो ग्रीन हाउस गैस में आते हैं दोस्तों? वो ओजोन हो गया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो इस प्रकार दोस्तों ये ट्रिक आप याद कर लिए, ओ मीना कल काजल लगाना, तो आप ग्रीन हाउस गैस को कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, थार्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार, थार्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु है। बताना है कि भारत के अधिकांश भाग पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो पाई जाती है दोस्तों CAW। CAW किसके अनुसार? ये थार्नथवेट महोदय के अनुसार भारत के अधिकांश भागों में यही जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चक्रवातों की आकृति नहीं होती है। जो चक्रवात होते हैं इनकी आकृति नहीं होती है। तो इसमें दिया है ऑप्शन अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वेज। तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? चक्रवात जो है वो त्रिभुजाकार नहीं होते हैं। अंडाकार, गोलाकार होते हैं लेकिन त्रिभुजाकार नहीं होते हैं।
तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? जापान। जापान जो है उष्ण मानसूनी जलवायु में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्मकाल शुष्क। तो दोस्तों कौन सा होगा? ये होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं यहाँ शीतकाल में खूब वर्षा होगा और ग्रीष्मकाल क्या होगा? वो शुष्क रहेगा। तो ये होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? वाताग्र लहर सिद्धांत, देखिए दोस्तों कौन सा सिद्धांत है ये? वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? तो इसको किया था बर्कनीज महोदय ने। किसने किया था? बर्कनीज महोदय ने। वाताग्र लहर सिद्धांत बर्कनीज महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की औसत गहराई, हिंद महासागर की औसत गहराई है, तो यह कितना है? यह है 4000 मीटर। हिंद महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर होती है, तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत हैं? दक्षिणीय गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत हैं? तो ये होगा 81%। दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक है, तो कितना है ये? 81%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता घटती है। बताना है कि महासागरीय जल में लवणता घटती है, किस कारण से? जो लवण की मात्रा है या नमक की मात्रा है वह किस कारण से घटती है यह बताना है। तो ऑप्शन है पहला, वाष्पीकरण अधिक होगा। दोस्तों अगर वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता में और वृद्धि होगी, न कि वह घटेगा। बी है, हवा का वेग अधिक होगा, तो हवा के वेग से कोई मतलब नहीं है। हवा का वेग से कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन है, भारी वर्षा। हाँ दोस्तों देखिए, अगर भारी वर्षा होगी तो वहाँ क्या होगा? पानी का स्तर ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? वहाँ नमक की मात्रा कम होने लगेगी। वर्षा होगी, जैसे ये बादल हो गया, अगर वर्षा हो रही है इससे, तो यहाँ पे जो नमक सैलिनिटी है वो क्या होगी? वो कम हो जाएगा। कम होगा कि बढ़ेगा? आप ही बताइए। अगर यहाँ जो सैलिनिटी है, नमक की मात्रा है या लवणता कहते हैं, जब बारिश होगी तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो नमक की मात्रा कम हो जाएगी। तो किससे घटेगी? भारी वर्षा होती है तो ये घटती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टर्की की प्रसिद्ध वान झील, टर्की का जो प्रसिद्ध वान झील है कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? प्रति 1000 पर कितने प्रतिशत लवणता टर्की की वान झील में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है दोस्तों कितना? 330 श्राहांश भी बोलते हैं इसको, 330 श्राहांश या 330 प्रति 1000 जल में, प्रति 1000 पर 330 श्राहांश पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान है। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान है, तो ये कितना होता है? यह होता है 17 अंश सेंटीग्रेड। 17 अंश सेंटीग्रेड भूमंडल के समस्त महासागरों का तापमान, औसत तापमान
17 अंश सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? तो कौन सा होता है दोस्तों? लाल सागर जो होता है ये सबसे गर्म होता है। अरब सागर, बाल्टिक सागर, जापान सागर में लाल सागर जो है ये सबसे गर्म होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसमें कौन सा सही होगा? सर्वाधिक ऊंचे तापमान कहाँ रहते हैं? प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक ऊंचे तापमान प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? जो जापानी लोग हैं वो किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? तो जापानी लोग दोस्तों क्यूरोसियो धारा को काली धारा कहते हैं। क से क्यूरोसियो और क से काली। क्यू यानी काली। तो क्यूरोसियो धारा को काली धारा कौन कहता है? जापान के जो लोग हैं वो क्यूरोसियो को काली धारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो दोस्तों बताना है कौन सी धारा नहीं होगी। गल्फ स्ट्रीम ये होती है, कनारी भी होती है, बेंगुला भी होती है, क्यूरोसियो नहीं होगी। तो कौन सी धारा नहीं होगी दोस्तों? क्यूरोसियो धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है। भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है ये प्रवाल रचना? अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत में जो प्रवाल रचना है वो अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। लक्षद्वीप में भी पाई जाती है। लक्षद्वीप में भी प्रवाल मिलते हैं। अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप दिया नहीं इसमें, तो क्या होगा? अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो किया था किसने किया था? मरे महोदय ने। मरे महोदय ने सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न है, ग्लोबिजेरेना पंख, इसे ऊज भी कहते हैं, ग्लोबिजेरेना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? तो मिलती है अटलांटिक महासागर में। ग्लोबिजेरेना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यह पीजीटी 2011 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र थे, जिसके आगे के प्रश्न पत्र को हम इसके सेकंड भाग में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।